एक टाइम था जब ऑटोमन एम्पायर दुनिया की सबसे पावरफुल एम्पायर्स में से एक थी। सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट के दौर में उनका इन्फ्लुएंस 3 कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ था। की बाउंड्रीज साउथ में रिवर नाइल, नॉर्थ में ऑस्ट्रिया, वेस्ट में मोरक्को और ईस्ट में ईरान तक फैली हुई थी। लेकिन 1922 में जब सुल्तान महमद VI एग्जाइल में गए तो ये 600 साल पुरानी एम्पायर ऑफिशियली खत्म हो गई। मगर कैसे? जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ऑटोमन एम्पायर अब भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। फार्मिंग से कंपैरेटिवली काफी कम रेवेन्यू जनरेट होता था, जबकि ऑन द अदर हैंड यूरोप फैक्ट्रीज का जरिए बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने लगा। 1854 में सुल्तान अब्दुल मजीद वन के दौर में पहला यूरोपियन लोन लिया गया, लेकिन बाय 1875 उनकी इकोनॉमी क्रैश कर गई। तो लोन वापस करने के लिए 1881 में सुल्तान अब्दुल हमीद II के वक्त ऑटोमन पब्लिक डेब्ट एडमिनिस्ट्रेशन बनाई गई, जिसमें यूरोपियन पावर्स ने डायरेक्टली ऑटोमन रेवेन्यू कंट्रोल करना स्टार्ट किया। अब आप खुद सोचो, वो एम्पायर जिसका रेवेन्यू ही कोई और कंट्रोल करेगा तो उसका क्या होगा? यानी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के साथ साथ इकोनॉमिक सोवरेनिटी भी चली गई। ऑटोमन एम्पायर एक मल्टी एथनिक एम्पायर थी। अरब्स, ग्रीक्स, आर्मेनियंस, कुर्ड्स, सलाव्स, हर नेशन का अपना एक एजेंडा था और सब ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी चाहते थे विद द हेल्प ऑफ फॉरेन पावर्स। 1821 में सुल्तान महमूद II के दौर में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। 1875 till 78 बाल्कन्स में अपराइजिंग हुई, जिसका आउटकम था ट्रीटी ऑफ बर्लिन, जिसके नतीजे में द ऑटोमन एम्पायर लॉस्ट डायरेक्ट कंट्रोल ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ द बाल्कन्स। सर्बिया, रोमानिया एंड मोंटेनेग्रो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो गई। 1912 till 13 बाल्कन वॉर्स ने ऑटोमन एम्पायर को यूरोप से तकरीबन फिनिश कर दिया। 1916 में शरीफ हुसैन इब्न अली ने अरब रिवॉल्ट स्टार्ट किया विद ब्रिटिश सपोर्ट। ये रिवॉल्ट सुल्तान महमद V के दौर में हुआ और एम्पायर के अरब प्रोविंसेस ने भी अलग होना शुरू कर दिया। इसके बाद ऑटोमन एम्पायर का मैप कुछ ऐसा लगता था। यूरोप में 15th सेंचुरी से प्रिंटिंग प्रेस एक्टिव थी, लेकिन ऑटोमन्स ने इसके इस्तेमाल से मना कर दिया। इसकी वजह से यूरोप का लिटरेसी रेट बहुत तेजी से बढ़ने लगा। तकरीबन 200 साल बाद ऑटोमन एम्पायर ने प्रिंटिंग प्रेस को यूज करना स्टार्ट किया, मगर इट वाज टू लेट। 1727 में सुल्तान अहमद III के दौर में सेकुलर प्रेस स्टार्ट हुई, मगर मास एजुकेशन अब भी स्लो थी। 1914 तक लिटरेसी रेट सिर्फ 5 till 10% थी, मतलब ट्रेन ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और थिंकर्स की शॉर्टेज थी। यूरोपियन पावर्स ने ऑटोमन एम्पायर को सिस्टमैटिकली वीकन किया। रशिया स्लेविक नेशनलिज्म को सपोर्ट करता रहा। ब्रिटेन ने 1882 में इजिप्ट और स्वीज के नाल ऑक्युपाई कर लिया। फ्रांस ने 1881 में तुनिशिया ले लिया। इटली ने 1911 में लिबिया कैप्चर कर लिया। ये सब कुछ सुल्तान अब्दुल हमीद II और सुल्तान महमद V के दौर में हुआ। ये बैरूनी ताकतें ऑटोमन लैंड पर डायरेक्ट कब्जा कर रही थीं। 1568 से लेकर 1918 तक ऑटोमन और रशियन एम्पायर्स के दरमियान 12 वॉर्स लड़ी गई। 1877 till 78 का रशियन टर्किश वॉर सबसे डैमेजिंग था, जिसमें बुल्गारिया, रोमानिया और सर्बिया प्रैक्टिकली ऑटोमन कंट्रोल से निकल गई। वर्ल्ड वॉर 1 में भी रशिया ने एम्पायर को वीकन किया, लेकिन 1917 के बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद रशिया खुद कोलैप्स कर गया।
2 अगस्त 1914 को सुल्तान महमद V के दौर में ऑटोमन्स ने जर्मनी के साथ सीक्रेट अलायंस किया। अक्टूबर 1914 में ऑटोमन नेवी ने रशिया पे हमला किया और वर्ल्ड वॉर 1 उनके लिए ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। गैलीपोली कैंपेन में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने अलाइड इन्वेजन को रोका, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए। अक्टूबर 30, 1918 को आर्मिस्टाइस ऑफ मोड्रोस साइन हुआ, जिसके नतीजे में एम्पायर प्रैक्टिकली डिफीट हो गई। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अलाइड पावर्स ने ट्रीटी ऑफ सेवरेज इम्पोज किया 9 अगस्त 1920 को, जिसके नतीजे में ऑटोमन एम्पायर ने ऑलमोस्ट सारी अरब कंट्रीज को खो दिया। आर्मेनिया और कुर्दिस्तान के लिए अलग स्टेट्स का प्लान था। इस्तांबुल अलाइड ऑक्यूपेशन में चला गया। मिलिट्री को ड्रामेटिकली रिड्यूस कर दिया गया। सुल्तान महमद VI ने इस ट्रीटी को साइन किया, लेकिन टर्किश नेशनलिस्ट मुस्तफ़ा कमाल की लीडरशिप में इसे रिजेक्ट कर चुके थे। जुलाई 1923 को ट्रीटी ऑफ लुज़ेन साइन हुई। ये मुस्तफ़ा कमाल के रेजिस्टेंस और टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद पॉसिबल हुआ। ये ट्रीटी टर्किश रिपब्लिक को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है। सारी अर्लियर इम्पोज टेरिटोरियल लॉसेस कैंसिल कर दिए गए एक्सेप्ट अरब लैंड्स। सल्तनत एबॉलिश हो चुकी थी by 1922 और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क पहली दफ़ा मॉडर्न टर्की के लीडर बन गए। लेकिन क्या ये एम्पायर बच सकती थी? मे बी यस, अगर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स टाइम पर होते, एजुकेशन और प्रिंटिंग प्रेस अर्ली एडॉप्ट होती, डिसेंट्रलाइजेशन एक्सेप्ट किया जाता और वर्ल्ड वॉर 1 में न्यूट्रलिटी चूज की जाती, तो शायद ऑटोमन एम्पायर ट्रांसफॉर्म होकर एक फेडरल मल्टी एथनिक मॉडर्न स्टेट बन सकती थी। लेकिन हिस्ट्री हाइपोथेटिकल नहीं होती। ग्राउंड रियलिटी ने जो डायरेक्शन ली वो एम्पायर के ख़त्म होने पर ही जाकर रुकी। ऑटोमन एम्पायर का ज़वाल सिर्फ एक पॉलिटिकल या मिलिट्री फेलियर नहीं था, ये एक सेंचुरी लॉन्ग प्रोसेस था जहां इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, तालीम की कमी, फॉरेन प्रेशर और स्ट्रेटेजिक गलतियों ने एम्पायर को कोलैप्स कर दिया। लेकिन उस ज़वाल से निकला एक नया चैप्टर, मॉडर्न टर्की, जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के विजन से बना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर ऑटोमन एम्पायर बच जाता तो दुनिया आज कैसी होती? इसका आंसर कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।